हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बिल्कुल बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और केवीपीवाई के क्वेश्चन पेपर में अराउंड 25% क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। मतलब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के बिना आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में इसे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन एटम है जिससे एक फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि फ्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इससे इस कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं क्योंकि ये बॉन्डेड है, लेकिन एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें हो गई है। अगर इस कार्बन से जुड़ा एक और कार्बन हो तो इस कार्बन पर भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, हम कह सकते हैं, और इस कार्बन से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा खिंचाव रखेगा फ्लोरीन की तरफ एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से दूर हो गया है, तो फ्लोरीन जितना अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उससे कम वो खिंचाव या फिर अट्रैक्शन लगा पाएगा अपने से दूर वाले इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होते जाता है। ये बात याद रखने वाली है कि इंडक्टिव इफेक्ट आने पे जो जितना ज़्यादा डिस्टेंट कार्बन होता है इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करने वाले एटम से, वो कार्बन उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है या उस कार्बन से उतने कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या उस कार्बन को उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट का अपने ऊपर प्रभाव या फिर इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात करते हैं, माइनस आई और प्लस आई। माइनस एक सिंबल का यूज यहाँ पर इसीलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन के हमारे सिस्टम से निकलने को रिप्रेजेंट किया जा सके। मतलब मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जिसके बारे में हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जब इलेक्ट्रॉन को खींच कर कोई बाहर ले जाए तो उसे माइनस इफेक्ट कहा, माइनस आई या माइनस एम, या फिर आगे हम लोग माइनस एच भी पढ़ेंगे। तो माइनस जब भी आपको देखने को मिले तो उसका मतलब यही है कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम या कोई ग्रुप खींच कर बाहर ले जा रहा है। इसी तरह प्लस आई इफेक्ट क्या तब अराइज होता है जब कोई उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दे। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि माइनस आई और प्लस आई कौन कौन से एटम्स या ग्रुप्स कॉज करते हैं। माइनस आई इफेक्ट का जो सबसे बड़ा कॉज करने वाला होता है वो होता है NF3 प्लस, फिर NR3 प्लस, NH3 प्लस। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे माइनस आई इफेक्ट कॉज करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर रेफरेंस के लिए रखा गया है। ये दिखाता है कि हाइड्रोजन के मुकाबले जो बाकी ग्रुप्स या एटम्स हैं वो माइनस आई इफेक्ट कितना ज़्यादा कॉज करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट की तरफ। प्लस आई इफेक्ट तब शो होता है जब हमारे कार्बन को कोई दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने लगे। इससे क्या होता है, इस कार्बन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इस कार्बन से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है तो इस कार्बन को भी कुछ पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ऐसे ही ये भी डिस्टेंस के साथ कम होते जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो हैं आर ग्रुप, जिसे हम ब्रॉडली कहते हैं। ये तब होता है जब कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला कोई ग्रुप, मिथाइल जैसे ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं हमारी मेन कार्बन से, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि Ct3
का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो CD3 से ज़्यादा और CD3 का CH3 से ज़्यादा होता है। इसके जो कॉज हैं वो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी हम लोग बेसिक फैक्ट्स कवर करने की जल्दी से कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप बस इन चीज़ों को याद रख लें कि कौन से ग्रुप्स -I शो करते हैं और कौन से ग्रुप्स +I शो करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। रेजोनेंस के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में थोड़ा पढ़ा था। तो रेजोनेंस इन 6 सिस्टम्स में, या फिर 5 की मैंने यहाँ पर बात की, इन 5 सिस्टम्स में बेसिकली हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है, अगर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर एक वेकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो उस केस में रेजोनेंस होता है। अगर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर आ जाए तो उस केस में रेजोनेंस होता है। एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस केस में भी रेजोनेंस होता है। एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए तो उस केस में भी रेजोनेंस होता है। इसके साथ ही बैक बॉन्ड के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा और मैं आपने आगे वाले लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात करूंगा। तो बैक बॉन्डिंग के केस में भी हमें रेजोनेंस जैसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे हम लोग जज करें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। तो इसके बारे में हम लोग बॉन्डिंग में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने यहां पर भी शॉर्ट में जो पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं उनके बारे में देख लिया है। तो सबसे पहले, किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं ये डिसाइड करेगा कि वो कितना ज्यादा स्टेबल या अनस्टेबल है। मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर। मतलब अगर हमारे पास 2 ऐसे रिंग्स हैं, एक में मान लीजिए 2 बॉन्ड बना है और एक में 3, तो यहां पर जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 3 पाई बॉन्ड्स होने के कारण यहां ज्यादा रेजोनेंस होगा और ये स्टेबिलिटी में ज्यादा होगा इस 2 बॉन्ड वाले से। ऐसे ही आगे, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर ऑल एटम्स, जैसा हम लोग जानते हैं कंप्लीट ऑक्टेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एटम को, तो एक कंप्लीट ऑक्टेट होना जरूरी है। नो चार्ज सेपरेशन, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पाई बॉन्ड है और दूसरा ग्रुप हमारे पास ऐसा आ जाता है जिसमें, एक मिनट, इस एग्जांपल को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें पाई बॉन्ड है और दूसरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है जिसमें बीच में पाई बॉन्ड हो, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहां चार्ज डेवलप हो गया पाई बॉन्ड के बदले। हमने ये बॉन्डिंग में पढ़ा है कि किस तरह से हम लोग अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उसी का ही एक डिटेल एग्जाम्पल है कि कैसे यहां पर चार्ज डेवलप हो गया। तो इस चार्ज के डेवलपमेंट के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाती है उस एटम की या फिर उस ग्रुप की एज अ होल। यहां पर एक और हम लोग चीज देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड्स यहां पर 2 थे और यहां पर एक ही पाई बॉन्ड है, तो आप इस फैक्टर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा नीचे वाले स्ट्रक्चर के मुकाबले। आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे जो एटम्स होते हैं वो सब काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर उनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हो। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे लेते हैं, मान लीजिए कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 2 केसेस में। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगले एग्जांपल में कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो यहां पर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें इन चीजों को कंसिडरेशन में लेना है जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की बात करें। तो अगला हम लोग देखते हैं अनलाइक चार्जेस क्लोज और लाइक चार्जेस फार। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसी के बेसिस पर हम लोग स्टेबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव है और दूसरे एग्जाम्पल में दोनों के बीच में एक न्यूट्रल कार्बन एटम है, मतलब यहां पे डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ऊपर वाले के मुकाबले क्योंकि यहां लाइक चार्जेस फार हैं एज कंपेयर टू दिस। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें कि 2 कार्बन है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, और यहां पर 3 कार्बन है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। यहां पर डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण ये
लेस स्टेबल हो जाता है ऊपर वाले के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर हमें अनलाइक चार्जेस दिए गए हैं और अनलाइक चार्जेस जितने पास होंगे उतना ही बेटर होगा स्टेबिलिटी के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या कहता है कि जितने ज्यादा बेंजोइड रिंग्स होंगे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में उतना ही स्टेबल वो स्ट्रक्चर होगा। बेंजोइड रिंग्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने ज्यादा रिंग्स होते हैं उन्हें ही बेंजोइड रिंग्स कहा जाता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले लेफ्ट साइड वाले में 2 बेंजीन जैसे रिंग्स बने हुए हैं, जबकि राइट साइड में जो है उसमें एक तो बेंजीन रिंग है लेकिन दूसरे में उस तरह का रेजोनेंस नहीं है कि उसे बेंजीन कहा जाए, तो यहां पर पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा दूसरे वाले के मुकाबले। अब यह हुआ कि हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कैसे करें स्टेबिलिटी पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। रेजोनेंस में एक और चीज यहां पर छूट गई कि प्लस एम इफेक्ट ऐसे ग्रुप्स शो करते हैं जिनके पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर वाले ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल वाले ग्रुप्स माइनस एम शो करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं सिस्टम से जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड इफेक्ट की तरफ जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस के बेसिस पर होता है। sp3 कार्बन्स पर जब ये प्रेजेंट होते हैं तब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ sp2 कार्बन्स ऑफ कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स के कंपैरिजन में हेल्प करता है। आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा इसके बेसिस पर, हम लोग क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन को लगाना है, किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें CH3, CD3 और CT3 की बात फिर से आती है। जैसा आपने याद किया होगा कि प्लस आई इफेक्ट शो करने में ये ऑर्डर उल्टा था, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 ज्यादा शो करता है, फिर CD3 और फिर CT3। ये याद रखने वाली चीज है। और माइनस H इफेक्ट, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट CX3 शो करते हैं। यहां पर X हैं हैलोजन एटम्स जैसे CF3, CCl3, CBr3। इन तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो लोग माइनस H इफेक्ट शो करते हैं। अभी के लिए आप याद कर लें कि प्लस M इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ये याद रखने वाली चीज इसीलिए है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई करना होता है और उन क्वेश्चंस में हमें स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए और अलग अलग एप्लीकेशंस लगाने के लिए आएगा, तो हमें इन इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी उन कंपैरिजंस को करने में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेड रूल करके एक रूल होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जब भी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक इस तरफ से साइकिल बन रहा है और एक इस तरफ से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। आप थोड़ा क्लैरिटी में अगर देखना चाहें तो एक साइकिल इस तरह से हमने कंप्लीट किया और दूसरा साइकिल भी हम लोग एक ऐसा कंप्लीट कर लें तो इसे बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। इसमें जो ये वाला ग्रुप होता है, ये बीच वाला, इसे ब्रिजिंग ग्रुप कहा जाता है। इसमें मौजूद कार्बन्स को ब्रिजिंग कार्बन्स कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला जो पोजीशन है ये, इसे ब्रिज हेड कहा जाता है। इसी ब्रिज हेड कार्बन पर ब्रेड रूल कहता है कि इस ब्रिज हेड कार्बन को sp2 नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ सकती है उस स्ट्रक्चर में। जैसा हमने देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, मतलब इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर, और अगर लोन पेयर वहाँ प्रेजेंट हो तो लोन पेयर के बीच में। इसीलिए इसको sp2 नहीं होना चाहिए। sp2 नहीं होने का मतलब है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, फ्री रेडिकल नहीं होगा और पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो आप याद रखें कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा हो तो ये स्ट्रक्चर आप सिरे से मना कर देंगे, ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और 1/, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसा हम लोग जानते हैं हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करके उसे
रिड्यूस किया जाता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो एल्कीन्स में क्या देखा जाता है कि इस बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड है, इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। इसके साथ ही अगर ये पहले से स्टेबल है तो इसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इसके पास जाने के लिए। इसीलिए जो स्टेबलाइज्ड, आपने थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ पहले ही स्टेबल हो तो उसे नीचे आने में अगर कम एनर्जी निकल रही, मतलब उसे नीचे आने में कम एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत अनस्टेबल हो तो वो जब स्टेबलाइज होगी तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक एनर्जी रिलीज की तरह हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और उसे रिड्यूस करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। आगे हम लोग बढ़े हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो स्टेबिलिटी वाला तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ आना है तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उसके अंदर से, और अगर किसी को यहाँ से यहाँ आना है तो कम एनर्जी निकलेगी उससे। तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एसिड बेस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वीकर एसिड। आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। ये आपको कई जगहों पर हेल्प करेगा कि जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि कैसे जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये लोग जो रिएक्शन करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो इक्विलिब्रियम में होता है एसिड और बेस के। तो ये याद रखने के साथ आपको याद रखना है कि अगर प्रोडक्ट साइड में एक वीक एसिड बन रहा है तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है तो यही रिएक्शन पीछे की तरफ टेंड कर जाती है। अगला हम लोग बढ़ते हैं एरोमेटिसिटी की तरफ। एरोमेटिसिटी भी जीओसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। एरोमेटिसिटी एक कंडीशन है जो कि अराइज करती है अगर एक साइक्लिक रिंग है, उसमें सभी एटम्स कॉन्जुगेटेड हैं और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 4n+2 होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, हमने बॉन्डिंग में भी बनाया था कि बेंजीन को इस तरह से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, साथ ही इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है क्योंकि इसके सभी एटम्स कॉन्जुगेशन में होते हैं। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 को हम लोग 4 × 1+2 लिख सकते हैं, मतलब बेंजीन एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही एंटी एरोमेटिक एक स्ट्रक्चर होता है जब यही सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हों लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 4n रह जाए। हम लोग यहाँ स्क्वायर में हम लोग ऐसा बनाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 को हम लोग 4 × 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसा हम लोग ऊपर बात किए थे कि कैसे अलग अलग इफेक्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड या ग्रुप की स्टेबिलिटी को, वैसे ही एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी भी इसे इफेक्ट करता है। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से और नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरह से बना दें तो ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही ये स्ट्रक्चर एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसमें ऐसे पाई बॉन्ड्स ऐड कर देते हैं तो ये एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। आगे हम लोग देखें कि बेंजीन रिंग में किस पोजीशन को क्या बुलाया जाता है। तो मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है जिसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इस जगह पर, तो इस ग्रुप से जो सटा हुआ प्लेस होता है उसे ऑर्थो कहा जाता है, जो सेकेंड पोजीशन वाली होती है उसे मेटा कहा जाता है और जो इसके ऑपोजिट होता है उसे पैरा कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेशल नाम होते हैं जो कॉमन नेम होते हैं। इसे बेंजीन कहा जाता है। अगर ऐसे 2 रिंग्स होते हैं तो इन्हें नेफ्थलीन कहा जाता है। ऐसे 3 रिंग्स हों और दो इनमें से 2 बेंजॉइड हों जबकि एक नॉन बेंजॉइड है तो इसे एंथ्रेसीन कहते हैं। और अगर तीनों रिंग्स बेंजॉइड हों तो इसे फिनेंथ्रीन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग
ऊपर जो हमने रूल सीखा था उसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 बेंजोइड रिंग्स हैं जबकि यहाँ 2 बेंजोइड रिंग्स हैं, तो ये एक ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है इसके मुकाबले। आगे हम लोग देखें कार्बोकटायन। कार्बोकटायन तब बनता है जब कार्बन पर एक कटायन आ जाए, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जब लग जाता है तो उसे कार्बोकटायन बुलाते हैं। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, तो आप समझिए कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर उस नेगेटिव चीज़ में और नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। वैसे ही कोई पॉजिटिव चीज़ है तो उसे और पॉजिटिव चीज़ें देते जाएंगे तो वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। हमारी दुनिया में सारी चीज़ें न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना पसंद करती हैं, यही इसे भी यहाँ पर लगाना है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चीज़ें रख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चीज़ें रख रहे हैं, तो कोई भी कंपाउंड चाहेगा कि वो स्टेबल हो जाए तो स्टेबिलिटी के लिए सभी चीज़ें इस 0 पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहती हैं। यही कॉन्सेप्ट बेसिक है जिसे हमें अप्लाई करना है जीओसी के हर क्वेश्चन में। अब देखिए, मान लीजिए कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज बनता है कार्बोकटायन के फॉर्म में, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को जितना हो सके स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर आ जाता है हमने जो इफेक्ट्स पढ़े थे ऊपर में, वो कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें प्लस इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि +M सबसे स्ट्रॉन्ग, +H और फिर +I, तो इन कार्बोकटायंस को हमें इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। यहाँ पर मैंने वर्ल्ड के सबसे जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायंस हैं उनकी लिस्ट दी है। अगर ये कार्बोकटायन कहीं बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ सबसे पहला आता है ये 7 रिंग वाला स्ट्रक्चर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी बन रहा है। सिमिलरली ये एक 3 रिंग के बाहर एक एक्स्ट्रा कार्बन और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का रेजोनेंस होता है जिसे डांसिंग रेजोनेंस कहा जाता है। ये इस तरह से दिखता है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए कि इसे 3 तरफ से +I इफेक्ट मिल रहा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और अगला बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर होता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखते हुए। कॉन्जुगेट बेस के बारे में हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग किसी कंपाउंड से H हटा देते हैं तो जो आयन बचता है या फिर कभी कभी कोई ग्रुप बचता है तो उसे कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है पहले कंपाउंड का। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ OH है, तो यहाँ से H अगर निकाल दिया जाए तो O- बचता है। जैसा मैंने आपको बताया, इस दुनिया में सभी चीज़ें न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना चाहती हैं, तो ये कंपाउंड में या इस आयन में हम लोग कहें तो इस आयन में अगर हम लोग इस नेगेटिव चार्ज को कम कर सकें, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को 0 की तरफ ले जा सकें तो ये कंपाउंड या ये आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था NO2 ग्रुप -I इफेक्ट शो कर रहा था। इसके साथ ही NO2 में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है। इस पाई बॉन्ड के कारण NO2 -M इफेक्ट भी शो करता है। इस -M और -I के कॉम्बिनेशन से NO2 एक काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, माइनस इफेक्ट्स विड्रॉ करने वाले इफेक्ट्स को बताते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हमारे सिस्टम के बाहर जा रहा है तो उसे माइनस इफेक्ट का नाम दिया जाता है और NO2 एक काफ़ी अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि पहले वाले में 3 NO2 ग्रुप्स लगे हैं, दूसरे में 2 और तीसरे में सिर्फ 1। तो 3 NO2 ग्रुप्स के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूट्रलिटी आने के चांसेस हैं, उससे कम यहाँ पर और सबसे कम इसमें। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये और सबसे कम स्टेबल ये। इसी के बेसिस पर हम लोग ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर लिखते हैं। इक्विलिब्रियम वाली चीज़ों को मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है HA, ये ब्रेक डाउन कर जाता है H+ और A- में।
तो A माइनस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इक्विलिब्रियम उतना ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्टेड होगा, और जितना ज़्यादा ये आगे की तरफ शिफ्टेड होगा उतना ही ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज करेगा ये अपने मीडियम में, और जितना ज़्यादा H प्लस एटम रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, उतना ही बेहतर ये एसिड बन जाएगा और उतनी ही ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं किसी भी कंपाउंड में। आगे हम लोग बढ़ते हैं आइसोमरिज्म की तरफ। आइसोमरिज्म डायरेक्टली जीओसी का पार्ट नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं केवीपीवाई में। इससे मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये होंगे, आपको दो कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और आपको आइसोमरिज्म रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाएगा। तो आइसोमरिज्म हम लोग सबसे पहले दो तरीके के आइसोमर्स डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के भी कई सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर तब बनता है जब चेन की स्ट्रक्चर को हम लोग बदल देते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, यहाँ पहली बार एक स्ट्रेट चेन है जिसमें यहाँ पर OH लगा हुआ है, जबकि दूसरी बार यहाँ चेन ब्रांच्ड हो गई है, मतलब यहाँ पर एक ब्रांच लगा दिया गया है इस कार्बन पे। तो सारे कंपाउंड का फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं। यहाँ भी एक OH ग्रुप, यहाँ एक OH ग्रुप, और जो हाइड्रोजन के नंबर्स हैं आप काउंट कर सकते हैं, इक्वल होते हैं। तो आइसोमरिज्म की यही पहचान होती है कि सेम कंपाउंड के फॉर्मूले के लिए हम दो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स जहाँ पर लिखें उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। और उसी का एक फॉर्म है चेन आइसोमर, जहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम दो अलग अलग चेन्स बना सकते हैं और उस चेन में जो सारे कंपाउंड्स के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बल्कि और उस चेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। आगे हम लोग इसी में बढ़े पोजीशन। तो पोजीशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि चेन यहाँ पर सेम है। यहाँ एक बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एटम्स की पोजीशन बदली हुई है। पहले में दोनों क्लोरीन एटम्स साथ में जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इस क्लोरीन एटम को हम लोग अगर ग्रुप ले लें तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर दूसरा क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, जबकि इस कंपाउंड में यहाँ पर क्लोरीन को अगर हम लोग ग्रुप माने तो इसके मेटा पोजीशन पर दूसरा क्लोरीन जुड़ा है, मतलब 1 2 3rd पोजीशन पर। ये एक एग्जाम्पल है पोजीशन आइसोमर का, जहाँ पर पोजीशन बदल दी जाती है दोनों ग्रुप्स की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए। अगला है फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर तब बनता है जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हों जिन्हें आगे और पीछे से अटैच कर दिया जाए तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहले में C ट्रिपल बॉन्ड N है, जबकि दूसरे में NC है। मतलब यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो पहले वाले में कार्बन से जुड़ा है, जबकि दूसरे वाले में ये ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो इस पूरे का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, क्योंकि CN और NC सेम ही फॉर्मूले पर होते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। हमने आयुपैक में पढ़ा है कि कैसे इन्हें साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप कहा जाता है। तो आइसो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो आइसो आता है आइसोमर से। आगे हम लोग देखें मेटामरिज्म। मेटामरिज्म तब देखा जाता है जब डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हों, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें दो तरफ से चीजें जोड़ी जा सकें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है मेटामरिज्म का कि यहाँ पर OCO जो ग्रुप है, ये जैसा हम लोग जानते हैं एक डाइवेलेंट ग्रुप है। पहले वाले में ये ऑक्सीजन नीचे C डबल बॉन्ड C और H के H से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे वाले में ये O CH3 से जुड़ा हुआ है। पहले वाले में ये CO CH3 से जुड़ा है, जबकि दूसरे वाले में ये CO C डबल बॉन्ड C और बाकी H कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह से इन्हें जोड़कर हम एक आइसोमर बना सकते हैं, और इसी आइसोमरिज्म को मेटामरिज्म का नाम दिया जाता है। अगला है रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर तब देखी जाती है जब हम एक ही कंपाउंड के फॉर्मूले को एक बार रिंग बनाकर और एक बार चेन बनाकर लिख सकें। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक एल्कीन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो C4H8। सेम चीज इस रिंग के साथ भी है। इस रिंग में जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 4 कार्बन एटम्स हैं
और इस चारों पर दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वैलेंसी पूरा करने के लिए, तो इसका भी फॉर्मूला C4H8 ही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेम फॉर्मूला होते हुए भी एक कंपाउंड में चेन बना हुआ है जबकि दूसरे कंपाउंड में रिंग बनी हुई है। अगला है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म एक अलग तरह का आइसोमर है, इसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसको बहुत बेसिक फॉर्म में कवर कर लेते हैं। आपको पता है, आपने अगर आयुपैक को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो कीटोन और इनॉल किसे कहते हैं। तो कीटोन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा होता है और दोनों तरफ से ग्रुप्स लगे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इसे कीटोन कहा जाता है। इनॉल कहा जाता है जब एक कार्बन है, इसके बगल में ईन है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक OH है, मतलब ओल। तो अल्कोहल और ईन से, एल्कीन के ईन से मिलकर ये वर्ड बना है इनॉल। तो टॉटोमरिज्म में क्या होता है कि जनरली ये देखा जाता है कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्म बनता दिखे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में, क्योंकि कीटो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यही आपको करना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कोई ग्रुप बन जाए जिसमें आपके पास एक ईन है और एक ऑल है, तो इसको आप चुपचाप कन्वर्ट कर दीजिएगा RCR और डबल बॉन्ड O में। ज़्यादातर केसेस में ये चल जाता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कीटो से, तो वैसे आपको स्पेसिफिक केसेस नहीं पूछेगा और पूछने के चांसेस काफ़ी कम है। तो आप उसे थोड़ा फर्दर स्टडी जब आप करेंगे तो उस समय पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं स्पेस टॉटोमरिज्म पे। स्पेस टॉटोमरिज्म थोड़ा एक एक्सटेंडेड फॉर्म है टॉटोमरिज्म का। इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं, जैसा हमने देखा था कि पहले क्या हो रहा था कि ईन और ओल साथ ही में थे और पास ही में थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो होना ज़रूरी नहीं है। अगर इस तरह से भी कोई ग्रुप हो तो ये कन्वर्ट कर जाता है इस तरह के एरोमेटिक रिंग में। जैसा मैंने आपको बताया था, एरोमेटिसिटी एक काफ़ी स्टेबल चीज़ है और एरोमेटिसिटी आने के कारण अच्छे अच्छे कंपाउंड उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही देखा जाता है कि यहाँ पर पहले जैसा हम लोग देख सकते हैं एक कीटोन बना हुआ था, जैसा हम देख सकते हैं कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दोनों तरफ R जुड़ा हुआ है, ये कन्वर्ट हो गया एक अल्कोहल में, मोर स्पेसिफिकली हम लोग बोलें तो फिनॉल में, जिसमें एक एरोमेटिक रिंग है और एक OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हम लोग कह सकते हैं पहले कंपाउंड से। लेकिन इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं अगर इस पोजीशन पर यहाँ हाइड्रोजन न हो। तो इस पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए इसे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है और ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड में नहीं है। इसी की वजह से ये स्पेस टॉटोमरिज्म नहीं हो सकता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो स्पेसिफिकली यही एग्जाम्पल पूछेगा, ये काफ़ी कॉमन है। या फिर अगर आपसे थोड़ा डिफिकल्ट कर दे क्वेश्चन को तो इसी को एक बार और बेंजीन रिंग में डाल देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें ऐसा होगा या नहीं। तो आपको सिंपली दो तरह से, मतलब दो बार एरोमेटिसिटी लानी है और उस दोनों एरोमेटिसिटी को यूज़ करते हुए बस जो कीटोन का ऑक्सीजन होगा उसमें जाकर H को जोड़ देना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले तरह का आइसोमरिज्म होता है ज्योमेट्रिकल, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो कि स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स समझने के लिए आपको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आइसोमरिज्म की। वो हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा कवर करेंगे नहीं और आपसे पूछेगा भी नहीं इस स्टेज पर इतना ज़्यादा आइसोमरिज्म के बारे में। तो आप बेसिकली समझ लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक एग्जाम्पल सिस और ट्रांसफॉर्म को क्या कहा जाता है, किसे क्या। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर हो तो उसे सिस आइसोमर कहा जाता है, जबकि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पर हो तो उसे ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। आप इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए C के साथ यहाँ R और R डैश है, लेकिन इस तरफ दोनों H है, तो इसे सिस कहा जाएगा क्योंकि दोनों H सेम साइड पर हैं। और अगर यहाँ R डैश हो और H हो तो यहाँ आप चिंतित मत होइएगा कि R डैश और R अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ आप H को रेफरेंस मानकर इसे ट्रांस कह सकते हैं। तो ये बेसिकली याद रखने वाली चीज़ें हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक काफ़ी
डिटेल्ड और वास्ट सिलेबस है और आप उसके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। केवीपीवाई एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। आप बेसिक अगर कवर करके अपना चलेंगे तो उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर कुछ और सेशंस ले लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम एक ही शॉट में। इक्विलिब्रियम भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है केमिस्ट्री का। ये न सिर्फ आपको यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा बल्कि आगे चलकर जब आप इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी कई सारे चैप्टर्स में आपको इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम के जो बेसिक्स हैं, मान लीजिए हमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी हुई है जहां पर A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B, C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बनाते हैं। यहां पर अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो वो होता है K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड, मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रिएक्शन की डिवाइडेड बाई बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी। ये आता कैसे है तो ये हम लोग देख सकते हैं C टू द पावर C, मतलब C का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर C, D का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर D, A का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर A और B का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर B। मतलब उसके आगे जो भी कोएफिशिएंट लगा होगा उसे हम पावर में भेजेंगे और ऊपर की तरफ हम लोग प्रोडक्ट्स के जो कॉन्सेंट्रेशंस का प्रोडक्ट होगा उसे लिखेंगे और नीचे हम लोग जो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा उसे लिखेंगे। यहां पर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स को नहीं लिया जाता इस इक्वेशन को लिखते हुए या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हुए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं या फिर जो प्योर लिक्विड्स होते हैं उनके कंसंट्रेशंस चेंज नहीं करते ओवर टाइम। तो उनके कंसंट्रेशंस अगर चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखने का कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग देखें Kc, मतलब कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करना, वो होता है यहाँ कॉन्सेंट्रेशंस को लिखते हुए जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया था उसी तरह से हमें यहाँ पर भी डिफाइन करना है। Kp होता है प्रेशर के टर्म्स में। ये जनरली तब यूज किया जाता है जब जितने भी रिएक्टेंट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बस हमें पार्शियल प्रेशर ले लेना होता है कॉन्सेंट्रेशन के बदले। इसी के साथ हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के बदले मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये है कि हम लोग Kc और Kp को अगर रिलेट करना चाहें, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म और पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे अगर रिलेट करना चाहें तो उसके लिए हम Kc को मल्टीप्लाई करते हैं RT टू दी पावर डेल्टा Ng से। यहाँ पे जो R होता है वो गैस कांस्टेंट है, इसके बारे में हमने गैस स्टेट में पढ़ा है और इसका वैल्यू जो यहाँ पर लिया जाता है वो होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर जो भी वहां पर होगा आप उसे यूज करेंगे और डेल्टा Ng डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में जो होगा उसे कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट साइड में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बन रहे हैं जबकि रिएक्टेंट साइड में भी 3 ही हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा Ng होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा और Kp और Kc इक्वल हो जाएंगे। आपको ये भी याद रखना है कि किस कंडीशन में Kp और Kc इक्वल होते हैं और किस कंडीशन में वो नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसा ही कोई रिएक्शन दिया रहता A प्लस B चेंजेस टू C प्लस D प्लस E, तो इस केस में क्या होता कि यहाँ प्रोडक्ट साइड में 3 है जबकि रिएक्टेंट साइड में 2, तो यहाँ पर जो डेल्टा Ng होता वो होता 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें लिखना होता Kc इंटू RT इज इक्वल टू Kp। तो ये चीज़ें भी आप याद रखें। कई बार आपको Kc Kp का रेशियो देकर पूछ लेता है और कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। आपको Kc दे दिया जाएगा Kp निकालने या फिर Kp दे दिया जाएगा Kc निकालने। आगे हम लोग देखें कि अगर हमारे पास इस तरह के रिएक्शन है जो कि A चेंजेस टू B हो रहा है और यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मिलता है, तो अगर हम इसमें N और N कोएफिशिएंट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो K2 मिलेगा वो होता है K1 टू दी पावर N। ये चीज़ आप सिंपली इस तरह से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसे पुट करना है तो आपको दिखेगा B का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर N बाई A का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर N इज इक्वल टू B बाई A होल टू दी पावर N। ये जो B बाई A था वो K1 था और ये जो टोटल आ रहा है वो K2 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टोटल को अगर हम लोग N की पावर में डाल दें तो हमें मिल जाएगा जो K2 होगा।
इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर A टू B K1 है, C टू D K2 है, तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो यहाँ पर जो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये चीज़ भी हम लोग ऊपर वाले ही एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि B/A वाला पार्ट K1 को डिस्प्ले कर रहा था, D/C वाला पार्ट K2 को कर रहा था, और अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट लिया है तो हमें K1 इंटू K2 करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग रिलेट कैसे कर सकते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे कैसे रिलेट करना होगा। तो हमें इंथैल्पी दी हुई है और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उस केस में हम के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं A इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। डेल्टा एच होता क्या है, तो हम EAF माइनस EAB करें अगर, मतलब जो हम प्रोडक्ट के साइड बनाते वक्त मिल रहा है माइनस जो हमें रिएक्टेंट के साइड बनाते वक्त मिल रहा है, उन्हें अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमें चेंज इन इंथैल्पी देखने को मिलती है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि आपको अगर डेल्टा एच दिया हुआ है विथ टेम्परेचर, तो उस केस में आपको क्या करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं कि आपको एक टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा, आपको दूसरे टेम्परेचर पर निकालना पड़ता है, या फिर आपको दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच का रेशियो दे देगा, आपको दोनों टेम्परेचर्स के बीच का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एच जनरली कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन का। आगे हम लोग बढ़े Q। यहां पर हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं Q। ये भी सिमिलर होता है K के, लेकिन ये क्या होता है, किसी भी स्टेट पर डिफाइन किया जाता है। ऊपर हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया था वो सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर होता है, जबकि ये जो Q हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही है, लेकिन ये बाकी सारे स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर इक्विलिब्रियम डिफाइन किया जाता है। Q के बहुत ज़्यादा फंक्शंस है। Q हमें समझने में हेल्प करता है कि रिएक्शन किस स्टेट में है, उसे Q में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हम लोग देख सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में Q हमेशा टेंडिंग टू K इक्विवेलेंट होता है, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को छोड़ दें तो हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेंगे वो लोग। इसीलिए हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होने वाली है। अगर Q कम है K इक्विवेलेंट से तो यहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ जाएगी, अगर Q ज्यादा है तो यहाँ बैकवर्ड की तरफ, और अगर Q इक्वल है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गया है। ये चीज याद रखना है, आपसे हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाए कि Q हमेशा K इक्विवेलेंट की तरफ टेंड करता रहेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में बढ़ना चाहती है। आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ऐसा टर्म है जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इसे डिफाइन किस तरह किया जाता है, तो अमाउंट डिकम्पोज्ड बाय अमाउंट इनिशियली। यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ही है ये, अगर हमारे पास AN है और ये टूटता है NA में, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होता है वो होता है 1/n-1 D थ्योरेटिकल बाई D ऑब्जर्व -1। यहाँ पे D है डेंसिटी, और डेंसिटी जो थ्योरेटिकल हमें पता है माइनस जो डेंसिटी हम मेजर करते वक्त निकाल रहे हैं उसका रेशियो से -1 करते हुए उसे 1/n-1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें M थ्योरेटिकल बाई M ऑब्जर्व भी कर दें तो उस केस में भी हमें सिमिलर रेशियो मिलता है, और यहां पर भी हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब इक्विलिब्रियम में आने वाले अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से 6 या 7 आपके ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल से ही बनेंगे। ले चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी रिएक्शन इस तरह से चलता है कि वो चेंज इन इक्विलिब्रियम को मिनिमाइज करे। ये ऊपर वाले स्टेटमेंट की ही तरह है कि कोई भी रिएक्शन कोशिश करता है हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन करने का। तो यहाँ होता क्या है कि हम लोग जितना ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कोशिश करेगा इसको कम किया जाए, इस डिस्टर्बेंस को, और फिर से इक्विलिब्रियम का कंडीशन एस्टेब्लिश किया जाए। इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए कई सारी चीजें हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ हम लोग अगर देखें कि अगर किसी इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में
हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ला दें। अगर हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो वहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगता है। आप इसे एक जनरल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने और रिएक्टेंट्स डाल दिए और हमने प्रोडक्ट थोड़ा हटा लिया तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ने लगेगा रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फिर से अचीव करने के लिए। इसी तरह अगर हमने रिएक्टेंट्स कम करके प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए तो उस केस में बैकवर्ड जाने लगेगा रिएक्शन। आप इसे ऊपर जो हमने Q डिफाइन किया था उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड फ्लो करने लगता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड की तरफ बढ़ने लगता है इक्विलिब्रियम। ये हमने ऊपर भी देखा था जहां पर हमने डेल्टा H के साथ रिलेट करके इसे समझा था। यहां पर आप एक थोड़ा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इस टेम्परेचर के साथ, जहां पर आप इस तरह से सोचें कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है उस रिएक्शन को कराने में, तो हम जितनी ज़्यादा एनर्जी देते जाएंगे वो रिएक्शन उतनी ही अच्छे से आगे बढ़ते जाएगा। जबकि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी निकल रही हो और हमने उसे एनर्जी देना शुरू कर दिया तो वो जो निकलने वाला रेट है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसी कारण से रिएक्शन की इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट कम हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखने वाला है, मतलब बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आगे हम लोग देखें प्रेशर और वॉल्यूम के साथ किस तरह चेंज हो रहा है। तो अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो एक जनरल, अगर आपको याद होगा गैस लॉ में, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया और प्रेशर कम हो गया, जनरली देखा जाता है कि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, तो यहां पर मोर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिस तरफ होंगे उस तरफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। होता क्या है कि एक सिस्टम है वो कोशिश करता है कि उसकी जितनी प्रॉपर्टीज थी वो कंजर्व की जा सकें। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा के उसका प्रेशर कम कर दिया तो वो चाहेगा उसका प्रेशर को फिर से बढ़ा लेना। इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो ज्यादा गैस मॉलिक्यूल जिस तरफ में उस तरफ बढ़ जाएगा ताकि गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाए और वो जाकर अल्टीमेटली प्रेशर को ऊपर कर दे। सिमिलरली वॉल्यूम कम करने पे, प्रेशर बढ़ाने पे हमें लेस डेल्टा Ng की तरफ बढ़ते हुए दिखता है रिएक्शन। अगर डेल्टा Ng 0 है तो इस केस में हमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। आगे हम लोग बढ़े नोबल गैस एडिशन। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर नोबल गैस ऐड हो रही है तो यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं इसे इस तरह से, पिछले ही पॉइंट से रिलेट करते हुए, कि अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर एडिशन किया तो पार्शियल प्रेशर, जिसके बारे में हमने गैस स्टेट में पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं करेगा। और पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं कर रहा है तो सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पर बढ़ा दिया, डाल दिया नोबल गैसेस को, वहां पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रेशर के लिए लड़ाई हो सकती है। मतलब सिस्टम तो चाहेगा कि वो अपने इनिशियल प्रेशर के ही कंडीशन पर रहे, लेकिन नोबल गैसेस भी आ गए हैं तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रेशर अपने पास ले रहे हैं और इसी के कारण मोर डेल्टा Ng की तरफ बढ़ जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स हों और वो अल्टीमेटली प्रेशर को बढ़ा दें। यहां पर हम लोग एक गिब्स एनर्जी का कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद क्या रखना है कि जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ये नॉट का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि स्टैंडर्ड है वो, और डेल्टा G नॉट की जो वैल्यू होती है वो -RT ln K इक्विलिब्रियम के बराबर होती है। यहाँ पर K इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरह से डिफाइन होती है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ओवर वाटर सरफेस इनटू 100%। मतलब किसी भी सिस्टम में कितना वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड कंडीशन में वेपर प्रेशर होता है इनटू 100 हम लोग करेंगे तो वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाती है। आपने इसे न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह में देखा होगा, 69%, 31% लिखा हुआ आता है, तो ये उसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है इससे क्वेश्चंस आ जाए। अगर हमारे पास कुछ ड्राइंग एजेंट्स दिए हुए हों तो उस केस में, वो ड्राइंग एजेंट जैसे सिलिका जेल वगैरह हमें दिया रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि जहां भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है वो ड्राइंग एजेंट बेहतर है। आप इसे खुद समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी सिस्टम में अगर हमें वेपर प्रेशर कम मिल रहा है, इसीलिए उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, और अगर हमें वेपर प्रेशर कम मिल रहा है इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स अब्जॉर्ब हो चुके हैं, हट चुका है वहाँ से ह्यूमिडिटी, मतलब वहाँ ड्राइंग एजेंट अपना काम अच्छे से कर रहा है।
आगे हम लोग बढ़े, ई फ्लोरेसेंट मटेरियल्स उन्हें कहते हैं जो कि मॉइस्चर को रिलीज करते हैं, और डेलिक्वेसेंट मटेरियल्स उन्हें कहते हैं जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, वैसे ये चीज़ आप सॉल्ट्स में भी पढ़ेंगे थोड़ी डिटेल में। आगे हम लोग देखें आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमें जो एसिड और बेसिस की थ्योरीज हैं उनके बारे में जानना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो कहता था कि एसिड्स H+ आयंस देते हैं जबकि बेसिस OH- आयन देते हैं। फिर इस थ्योरी को थोड़ा चेंज करते हुए, इंप्रूव करते हुए ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट आया, जो कहता है कि एसिड्स H+ डोनर होते हैं जबकि बेसिस H+ एक्सेप्टर्स होते हैं। इसी के बाद कुछ सालों बाद आया ल्यूइस कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि एसिड्स लोन पेयर के डोनर्स होते हैं जबकि बेसिस लोन पेयर्स के एक्सेप्टर्स होते हैं। सॉरी, यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, एसिड्स लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, यहां पर आप चेंज कर लें इसे, यहाँ एसिड्स लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं जबकि बेसिस लोन पेयर डोनर्स होते हैं। लोन पेयर के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि जनरली हम बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाते हैं उस समय यूज किया जाता है इसका। इसके बारे में आप लोग आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। लुईस एसिड्स बेसिस के बारे में काफी ज्यादा यूजेस हैं आगे चलकर भी। आगे हम लोग देखें, अर्हेनियस एसिड्स जितने भी होते हैं वो सभी ब्रोंस्टेड एसिड्स होते हैं, जितने भी ब्रोंस्टेड बेसिस होते हैं वो लुईस बेसिस भी होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इससे, और ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए। आगे हम लोग देखें, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर हमें कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया हो, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा है, अगर हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया गया हो तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम करते जाएंगे वो उसका डिसोसिएशन उतना बेहतर होता जाएगा। मतलब अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 0 कर दें या फिर उसके वॉल्यूम को इन्फिनाइट कर दें तो हमें पूरा ही डिसोसिएशन होते मिलेगा। इसे हम रिलेट करते हुए कैसे लिख सकते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर कॉन्सेंट्रेशन के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर वॉल्यूम के। आगे हम लोग देखें कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में पहले से कोई आयन प्रेजेंट है तो नए आयन्स अगर हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे उसी आयन के नए हम कह सकते हैं नए ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग अगर ऐड करने की कोशिश करें तो वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस झेलने को मिलेगा। ये इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। मतलब इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशंस देखे थे ऊपर में, तो यहाँ पर पहले से अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन का कुछ हिस्सा भरा हुआ है तो हमें फिर से नए यहाँ पर आयंस डालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है किसी भी सॉल्यूशन में। ये जनरली अफेक्ट करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आयोनाइजेशन को, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मान लीजिए हमें एक एसिड दिया हुआ है CH3COOH, उसे हम लोग पानी में डालेंगे, हमें मिलता है H3O+ और CH3CO-। यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं Ka। A यहाँ पर एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता क्या है, तो K इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अगर हम लोग कर दें तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो हम Ka के बराबर मान सकते हैं। एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Kb के। Kb यहाँ पर B बेस को रिप्रेजेंट करता है, और सिमिलरली हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब K इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग H2O से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो बेसिस के लिए मिलेगा उसे हम लोग Kb कहेंगे। यहाँ पर हम लोग एक और कांस्टेंट डिफाइन करते हैं Kw, जिसे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है। ये इक्वल होता है Ka इंटू Kb के, और ये 10⁻⁻14 के वैल्यू का होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw बढ़ जाता है, और Kw एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप वाटर में कुछ भी मिला दीजिए, Kw की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इसी कांस्टेंट रहने के कारण हमें क्या मिलता है, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Kb। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलता है जो कि Kw के बराबर है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा एक वीक कॉन्जुगेट बेस देगा। हाँ, आपने 10th में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, कॉन्जुगेट बेसिस, कॉन्जुगेट एसिड्स कैसे बनाते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एक वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। मतलब उल्टा हो जाएगा जब भी आप कॉन्जुगेट बेस या एसिड लेंगे तो। आगे हम लोग देखें, आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एक ये टर्म है जो कि Kw/H2O के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ये बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कैसे डिफाइन होता है।
आगे है पीएच। अगर पीएच हमें डिफाइन करना हो तो वो होता है -log10 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, एक बार आप बस इसे रिवाइज कर लें। न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो -log10 के √kW के भी बराबर होता है। हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करते हुए अगर न्यूट्रल पॉइंट पर लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा √kW के बराबर। अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के लिए। जैसा हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं, पानी में डालते हैं तो वहां पर हम डायरेक्टली -log10 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लगा सकते हैं। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, मतलब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 10⁻⁸ मोल ऑफ HCl अगर आपको दिया गया हो तो यहां पर आप हड़बड़ा कर डायरेक्टली इसका pH 8 मत लिखिएगा। होता क्या है कि हमें पता है कि 0 से 7 तक एसिड कैरेक्टर होता है और 7 से 14 तक बेसिक कैरेक्टर होता है। 7 न्यूट्रल पीएच कहलाता है रूम टेम्परेचर पर। तो आप किसी एसिड को पानी में डालें और कितना भी कम कॉन्सेंट्रेशन हो तो हमेशा एसिडिक ही कैरेक्टर मिलेगा, आप इसको बेसिक कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए यहां ध्यान रहे कि आप इसका आंसर कभी भी 8 मत लिखिएगा। इसकी वैल्यू होता क्या है कि पीएच 7 के आसपास रहती है, 6.9 के आसपास। इसका लॉजिक ये है कि हम लोग जब इस टाइम काउंट करते हैं तो हम वाटर के भी, हमें पता है H2O भी ब्रेक करता है H प्लस प्लस OH माइनस में, तो हम इस वाटर के भी H प्लस को ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। तो आपको जो भी नियरेस्ट आंसर दिखेगा 7 के उसे ही मार्क करिएगा। अगला है 2MHCl अगर हमें दे दिया जाए तो यहां पर हम माइनस में तो नहीं ले जा सकते पीएच को, तो यहां पर पीएच हम लोग 0 लिख देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है सॉल्यूशन कि हम उसका पीएच 0 ही मान लेते हैं। अगला है अगर मिक्सचर हो तो हम मिली मोल्स का यूज करते हुए पीएच को कैलकुलेट करते हैं। आपने स्टाइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि मिली मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वहां पर आपको मिली मोल्स निकालने होंगे और वहां पे जाकर आपको H प्लस OH माइनस के मिली मोल्स निकालिए, या फिर अगर 2 H प्लस हैं तो 2 एसिड्स हैं तो वहां मिली मोल्स निकालिए, फिर वहां से जाकर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला है वीक एसिड्स और बेसिस के लिए। तो वीक एसिड्स बेसिस के लिए हमें इक्विलिब्रियम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे यूज करना है। आप यहां पर ब्रेक कर ले, मान लीजिए हमें अल्फा दिया हुआ है जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो हम यहां पर अल्फा का यूज करते हुए यहां एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर हम लोग Ka का जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर पढ़ा था उसे यूज करेंगे और इससे हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। होता क्या है कि जनरली अल्फा बहुत ही कम होता है, 0.01%, 2% टाइप का होता है, तो वहां पर आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया जाता है जहां पर आप इस टर्म को 1 माइनस अल्फा को इक्वल टू 1 मान सकते हैं। तो यहां पर होगा क्या कि अगर आप 1 माइनस अल्फा को 1 मान लें तो c यहां नीचे आ जाएगा और रूट के कारण ये यहां पर स्क्वायर के कारण ये यहां पर रूट लग जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू √Ka/c माना जाता है। वहां पर आपसे ज्यादातर केसेस जो पूछे जाते हैं वीक एसिड्स और बेसिस के वो इसी पर बेस्ड होते हैं, मतलब बहुत ही कम होगा उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट और उससे डायरेक्ट आंसर आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको ज्यादा दे दिया जाता है डिसोसिएशन, मान लीजिए 20%, 5-10% डिसोसिएशन दे दिया जाए, तो वहां पर आप कोशिश करें कि एक बार चेक कर ले इस इक्विलिब्रियम वाले में डालकर, तभी आंसर आ पाएगा ज्यादा आसानी से। आगे यहां पर आपको अगर अल्फा मिल ही गया है तो उसके थ्रू आप H प्लस भी निकाल सकते हैं, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी पता चल गई तो आप आसानी से pH निकाल सकते हैं किसी भी जो आपको दिया हुआ हो सॉल्यूशन का। आगे हम लोग देखिए अगर हमें एक मिक्सचर दे दिया जाए तो मिक्सचर में क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ H प्लस के लिए K/C किया था रूट के अंदर, यहाँ पर आपको K1 C1 K2 C2 करते हुए आगे बढ़ना है और उस पूरे को रूट के अंदर ले लेना है, और जब आपने पूरा निकाल लिया हो उसके बाद आप उसका pH आसानी से निकाल सकते हैं उस -log10 H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन वाले फॉर्मूला में डाल के। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड हो आपके पास तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू मिल रहे H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करिएगा। आपको मैंने ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट बताया था जहां पर मैंने कहा था कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक आयन प्रेजेंट हो तो जो एक्स्ट्रा आयन्स उसमें ऐड हो रहे होते हैं उनका ऐड होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या फिर थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए अगर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस आयन्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो जो वीक एसिड H प्लस देता है वो काफी कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो उन्हें आपको कंसिडर नहीं करना है। आगे हम लोग बढ़े सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस से
एक सॉल्ट बना है तो उसकी 7 pH होगी हाइड्रोलिसिस पे, जैसे NaCl जैसा सॉल्ट। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो यहां पर बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा, इसीलिए हम 7 प्लस हाफ pK प्लस log C करेंगे। अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर आएगा, इसीलिए हम लोग 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C करेंगे। अगर वीक बेस और वीक एसिड से बना है तो इसका pH 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, मतलब जो ज्यादा वीक होगा उसका pK ज्यादा बड़ा होगा, तो हमें उसी हिसाब से मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, उसका pH किसी भी सॉल्यूशन में डालते ही। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक जो चीज ध्यान रखने वाली वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो अनायंस होते हैं या फिर जो कटायंस होते हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं करते। मान लीजिए आपके पास अगर HCl दिया हुआ है तो इसका जो Cl होगा वो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा और इसी के कारण उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अपने फिंगर टिप्स पे। इनकी डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, आप काफ़ी इजी डेरिवेशंस होते हैं इनके, लेकिन आपको एग्जाम में कोशिश करना है कि इनके फॉर्मूले ही याद रहें आपको, क्योंकि डायरेक्ट इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर आपको इनके फॉर्मूले ही काम पड़ेंगे। आगे हम देखें, अगर हमारे पास एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स हों जैसे HS माइनस HCO3 माइनस के सॉल्ट्स हों तो वहां पर हमें pH pK1 प्लस pK2/2 से मिलेगा और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए √K1K2 हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉलीवेलेंट एनायंस और कैटायंस हो तो वहां पर सिर्फ पहली हाइड्रोलिसिस को कंसिडर करना है। जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था, कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर भी काम में आता है, और पहली बार अगर H प्लस निकल गया है तो फिर जो दूसरी बार आएगा वो काफी नेग्लिजिबल होगा और उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ पहली हाइड्रोलिसिस का ही यूज करते हुए हम लोग को जब भी निकालना होता है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आगे हम लोग देखें सॉल्ट्स विद पॉलीवेलेंट बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि यूज होता है पीएच मेंटेनेंस के लिए, या फिर आप इस तरह से समझें कि हमें किसी जगह पर किसी सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करना है तो हम उसमें कुछ बफर सॉल्यूशन ऐड कर देंगे या फिर बफर सॉल्यूशन बना देंगे जिसके थ्रू पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा एसिड या बेस के एडिशन के बाद भी। एक एसिडिक बफर कैसे काम करता है, तो इस एसिडिक बफर का पीएच आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। वो होता है pKa जो एसिड है प्लस log 10 सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो, और एक बेसिक बफर POH के जिसका POH निकालना हो हमें तो वो होता है pKb प्लस log 10 सॉल्ट बाई एसिड। अगर हमें एक बेसिक बफर का pH निकालने दे दिया जाए तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, POH निकालेंगे, और हमें पता है pH प्लस POH हमेशा 14 के बराबर होता है, तो वहां पर आप pH के लिए POH को इधर ले आइएगा, सब्ट्रैक्ट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखें, अगर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हमें चाहिए तो वहां पर H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो Ka के बराबर होनी चाहिए। इससे हमें थोड़ी आसानी होती है या फिर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हमें मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं pH pK के बराबर हो, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में आप क्लास 12 के सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में भी देखेंगे थोड़ा सा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी सॉल्ट को जब डाल रहे हैं पानी में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में तो वहाँ वो कितने अच्छे से डिसोसिएट कर जाता है आयंस के अंदर, और जब तक ये डिसोसिएशन चलता है तब तक सॉल्यूबल होते रहता है सॉल्ट। जैसे ही ये डिसोसिएशन रुकता है वैसे ही इसकी सॉल्यूशन में मिलने की टेंडेंसी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और नीचे वो सेटल करने लगता है। आपने देखा होगा, आप NaCl मिला मतलब कॉमन सॉल्ट मिलाना शुरू करें किसी भी पानी में तो आप देखेंगे कि कुछ समय तक तो वो मिलता है, लेकिन एक बार जब सैचुरेट हो जाता है सॉल्यूशन उसके बाद वो नीचे सेटल करना शुरू हो जाता है। आप कितना भी डाल लें, कितना भी मिला लें, वो मिक्स नहीं होता है। यही चीज यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी दिखाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्ट है AXBY जो कि ब्रेक करता है XA और YB में, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन होता है KSP से इज इक्वल टू A टू द पावर X B टू द पावर Y, मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर X B की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर Y। और यहाँ अगर आप इक्विलिब्रियम जैसे कंडीशंस लगाएंगे, मान लीजिए हमें शुरू में S था कॉन्सेंट्रेशन, वो XS और YS में टूटा है, तो आप यहाँ पर इसके
जो प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन है उन्हें पुट कर दीजिए, तो हमें मिलेगा x टू द पावर x, y टू द पावर y और s टू द पावर x प्लस y। इस चीज़ को आप डिराइव भी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में अगर आप चाहें तो। यहाँ पर आयोनिक इक्विलिब्रियम में असल में ये डेरिवेशन का ही खेल है। आपको जितने ज़्यादा फॉर्मूले डिराइव करना आता होगा या फिर जितने ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद हैं उतना बेहतर आपका एग्जाम जाएगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की नहीं है। समझने के लिए आपको आगे के चैप्टर्स या फिर आगे के क्लासेस में आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे इसके बारे में, तो वहाँ पर समझने वाली चीज़ें होंगी। अभी आपको कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट कैसे याद रखा जाए, उसके फॉर्मूले, उससे रिलेटेड फॉर्मूले कैसे आपकी पकड़ में हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में।